सुखपाल और स्वागत है आप सभी का बात भारत की एपिसोड 4 में। आज की चर्चा की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज है 14 फरवरी यानी कि ब्लैक डे और आज का दिन हमारे इतिहास में सबसे दुखद दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन 4 साल पहले हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम अपने देश के जवानों को नमन प्रकट करते हैं। वापस आते हैं हमारी एपिसोड की तरफ। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है क्लाइमेट चेंज, जिसको हम जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज शब्द को क्लाइमेट क्राइसिस से रिप्लेस कर देना चाहिए, और इसका रीजन ये है कि द लास्ट डिकेड, दैट्स 2011 to 2020 has been the warmest year on record, and every year passing by has been warmer than the previous one. And according to the reports, since 1950, the level of carbon dioxide in air has been continuously rising and we haven't stopped till date. और हम अक्सर अखबारों में तो सडन ड्रॉट्स और सडन फ्लड्स की बातें सुनते ही रहते होंगे। ये विश्व भर में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका कारण भी क्लाइमेट चेंज है। और इसी विषय पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे आज के पैनलिस्ट जतिन, नमस्कार, नेहा, नमस्कार, हरीश, नमस्कार और ऋषिका। नमस्ते। और स्टूडियो ऑडियंस के रूप में हमारे पास मौजूद हैं बीजेएमसी फर्स्ट और बीजेएमसी सेकेंड ईयर के छात्र। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। तो ऋषिका, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में होता क्या है। थैंक यू यशिता। सबसे पहले ना मैं एक बेसिक सा डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ वेदर और क्लाइमेट के बीच में। वेदर कुछ ही घंटों में बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट को बदलने में सैकड़ों या लाखों साल लगते हैं। क्लाइमेट चेंज अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंज को कहते हैं। जो लंबे समय तक चेंज होता है उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यानी कि किसी एक जगह पर जो नॉर्मल मौसम पाया जाता है उसमें होने वाले चेंजेस। जैसे कि हम सब जानते हैं, ओवर अ फ्यू ईयर्स गर्मी के मौसम में गर्मी एवरेज से कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और बारिश के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। इसी कड़ी में मैं जतिन आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो रहा क्लाइमेट चेंज की बात, पर इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्यों हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज? थैंक यू यशिता, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस की इर्रेस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़ बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, पर मैं कुछ मेन रीजंस आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से एक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो पावर प्लांट्स कोल बेस्ड है। जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है और वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। दूसरा, हमारे जो व्हीकल्स हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते हैं। इसके बाद एक और बड़ा रीज़न हो सकता है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है हमें उनके रहने सहने के लिए जगह देनी पड़ती है, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। उसकी वजह से रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ता है और डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा रीज़न होता है ह्यूमंस की टेंडेंसी कि वो अपने आसपास मौजूद हर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी घटती है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलता है। इसमें एक छोटा रीज़न पर आजकल प्रोमिनेंटली यूज़ होता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि एमिट होते हैं हमारे एसीज से। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि क्लाइमेट चेंज से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है हमारे अर्थ पे? क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली में बदल रही हैं और जिसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए? थैंक यू अर्शिता फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं आपके सवाल का इस तरह से जवाब देना चाहूँगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे आप ले लीजिए पानी की समस्या। जिन इलाकों में पहले पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता था, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, और जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ बाढ़ आ रही है। जैसे चीन में एक लेक है येलो रिवर नाम की, जिसमें बाढ़ आने के बाद भी वो रिवर सूखी पड़ी हुई है। तो ये सब हमारे क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से ही हो रहा है। और आप टेम्परेचर को देखिए, अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बरसात मौसम में बारिश हो रही है। बहुत टाइम पहले जब सर्दियाँ होती तो सितंबर से ही सर्दियाँ शुरू हो जाती थी। सितंबर से मार्च तक लोग सर्दियों के कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, बल्कि नवंबर तक भी लोग पतली पतली टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं। तो ये सब हमारे क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से हो रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है, वो हमारे गर्मी की वजह से ही होती है। जैसे अमेजोन का जंगल, जहाँ आग लग गई थी, जहाँ बहुत सारे जानवर मरे थे,
वो आग की वजह से और हमारे क्लाइमेट की बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ही हुआ था। अगर इतने सारे इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, तो ज़रूर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज बनी होंगी जो इसको लेकर काम करें। हरीश, क्या आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? धन्यवाद यशिता। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 मुख्य एजेंसियां कार्य करती हैं, WMO और IPCC। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि पृथ्वी में घट रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी मुहैया करवाती है, वायुमंडल में घट रही परिस्थितियों के बारे में भी बताती है और हमारी भूमि में आए परिवर्तनों के बारे में और हमारे महासागरों के में आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी एकत्रित करके हमारी सरकार को मुहैया करवाती है, जिससे हमारे विश्व में घटने वाली स्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे हम उन परिस्थितियों से अच्छे से निपट सकें। और IPCC भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि 1988 में स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसकी स्थापना की थी। यह भी हमारे महासागरों एवं वायुमंडल की जानकारी को एकत्रित करके हमारी गवर्नमेंट को बताती है और हमारे भूमि में आए परिवर्तनों के बारे में बताती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट अच्छे से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तैयारी करती है। यशिता, मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि हरीश ने बताया, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए काम करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस एनुअली बहुत सी समिट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, जैसे कि COP26 हो गया जो अभी रिसेंटली हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील हो गई, काफ़ी फेमस है। COP26 में अभी अनाउंसमेंट्स भी कई हुई थी ऑन अ पर्सनल लेवल कंट्रीज़ की, खासकर 2050 से 70 के बीच में कार्बन न्यूट्रलिटी, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्ट को अल्टरनेटिव निकालकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना, जितने भी हमारे कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं उन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्विच करना, और बाकी कुछ देश जो हैं अपना अपना नेशनल लेवल पर अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ये तो रही विश्व की बात। भारतीय स्तर पर क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में हेल्प कर रहे हैं? ऋषिका, क्या इस बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल यशिता, इंडिया ग्लोबल और पर्सनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत स्टेप्स ले रहा है। जैसा कि जतिन ने बताया, पेरिस एग्रीमेंट पर ही अगर आप एक क्लोजर लुक देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 3 कंपोनेंट्स में से 2 पर इंडिया ऑन ट्रैक पर है। पहला ये कि इंडिया ने 2030 तक अपने 33 to 35% एमिशंस इंटेंसिटी के टारगेट में से 21% करेंटली अचीव कर लिया है, और दूसरा इंडिया का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट था, जिसमें से इंडिया 38% अचीव कर चुका है, यानी कि बस 2% बाकी है। और प्लस पेरिस एग्रीमेंट पर ही डेडिकेटली काम करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि AIPA, जिसके अंदर 14 मिनिस्ट्रीज है, और वो 14 मिनिस्ट्रीज बिजनेस स्टेक होल्डर्स और US के साथ एंगेज करके पेरिस एग्रीमेंट को डेडिकेटली फुलफिल करने का काम करेंगी। इसके अलावा फेम सेकेंड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट देने वाली है। ये 10,000 करोड़ की स्कीम है और इसका टारगेट है 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक अचीव करने का टारगेट है इंडिया का। इसके अलावा नेशनल लेवल पर इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान में भी एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं, और स्टेट लेवल पर एफिशिएंट बिल्डिंग्स और कूल रूफ्स बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स AC से निकलने वाली ग्रीन हाउसेस गैसेस को रिड्यूस करने का काम करेगा। प्लस इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी काम कर रहा है और सोलर और थर्मल कैपेसिटी को एफिशिएंट और इकोनॉमिक बनाने में लगा हुआ है। हमने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि सब तो कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा, पर बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम पर्सनल लेवल पे ऐसे क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सके हमारी इन्वायरमेंट की तरफ क्लाइमेट चेंज में? तो यशिता, एज अ ह्यूमन हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने इन्वायरमेंट के लिए। हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज़ करना। अगर हमें किसी पास की जगह पे जाना है तो कार या स्कूटी का ना यूज़ करते हुए अगर हम पैदल चलेंगे तो इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारा फ्यूल भी बचेगा। अब जैसे मेरे ग्रुप में 2 लड़के हैं जो सेम एरिया से आते हैं और उन दोनों के पास अलग अलग बाइक है, बट वो दोनों एक ही बाइक पे आते हैं। अपने कोई एक पहले ले आता है या दूसरे दिन कोई दूसरी बाइक ले आता है, तो इससे दोनों का टाइम बचता है,
फ्यूल बचता है और पोल्यूशन भी नहीं होता। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि हम कार व्हीकल्स का ना यूज़ करके वॉकिंग चीज़ें करें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। हरीश, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, नेहा ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मुहैया कराई है। मैं इनमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार और वैज्ञानिक अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें भी अपने स्तर पर कुछ कार्य करना चाहिए। हम जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना चाहिए। कोयला, तेल जैसी चीज़ों का हमें बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने कमरे में बैठे हैं, हम कमरे से बाहर निकल कर जाएंगे तो हमें अपनी लाइटें और टीवी को बंद करके जाना चाहिए। और हम ब्रश करते टाइम बहुत से लोग हैं जो अपना नल चालू रखते हैं, उसको हमें बंद कर देना चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो और हम पानी को भी बचा पाएं, जीवाश्म ईंधन को भी बचा पाएं, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी कड़ी में अब मैं अपनी स्टूडियो ऑडियंस की राय जानना चाहूंगी इसी मुद्दे पर। आई एम अनुष्का फ्रॉम BGMC फर्स्ट ईयर। मैं इन्वायरमेंट को एज ए ह्यूमन ऐसे सेव करना चाहूँगी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स, क्योंकि अगर हम कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए भी अपने व्हीकल्स को यूज़ करते हैं और लोग मतलब उनसे बहुत नुकसान होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि, और उससे इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है। आई एम धीरेन फ्रॉम BGMC फर्स्ट ईयर। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी इवेंट होता है तो उसमें चीफ गेस्ट आते हैं, तो हम यूनिवर्सिटी वाले उन्हें सैपलिंग देते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है आगे के लिए। हेलो, माई सेल्फ जीवी, आई एम फ्रॉम BGMC फर्स्ट ईयर। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जैसे अभी सरकार ने ऑड इवन का स्टार्ट किया था, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है? जीवी, आपके इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। बेसिकली ये जो ऑड इवन वाला कंसेप्ट था, गवर्नमेंट ने बिना किसी रिसर्च पेपर बैक किए, किसी फैक्ट के बिना ही ये स्कीम ला दी गई थी। बेसिकली दिल्ली का जो पॉल्यूशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन फैलता है, जिसके कारण पूरे साल दिल्ली में पॉल्यूशन रहता है। पर सरकार ने क्या करा कि व्हीकल्स पे ध्यान दिया। व्हीकुलर जो पोल्यूशन है दिल्ली का, वो सिर्फ 10 से 18% कंट्रीब्यूट करता है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। हमें ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए और कोशिश करें कि जो मेन रीज़न है प्रॉब्लम का, उसे टैकल कैसे किया जा सके। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स का मैंने बताया, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स का पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट इस पे काम कर सकती है तो बेहतर है। जैसे कि जतिन ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी बताई, मैं भी इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि दिल्ली से लगते और पास के गांवों में किसान पराली जलाते हैं। जो पराली का जलाने का धुआं होता है वो दिल्ली के क्षेत्रों में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार ने किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीमें भी चलाई हुई हैं। पराली को हम गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हैं, परंतु काफ़ी किसान हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो इसको जला देते हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। हमें किसानों से अनुरोध करना चाहिए कि वो अपनी पराली को ना जलाएं और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। किसानों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और आजकल तो ऐसे भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो इसे मिट्टी में ही मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। और जैसे कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि हम पर्सनल लेवल पे भी कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज की ओर कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सब जरूर करेंगे। और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।